नमस्कार, वक्त हो गया है खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का। मैं हूं श्वेता सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर ये कि लॉकडाउन 2.0 के आगे भी एक लॉकडाउन है, लॉकडाउन 3.0, जिसे 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ाया गया है। यानी 3 मई को लॉकडाउन दूसरे चरण में खत्म होगा और उसके बाद फिर शुरुआत हो जाएगी 17 मई तक अगले लॉकडाउन की। यानी अब आप सबको 17 मई तक घर में ही रहना होगा। गृह मंत्रालय देश के हर जिले की रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन के लिए अलग अलग रियायतें दी जाएंगी। क्या होंगी ये रियायतें, थोड़ी ही देर में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही आज की अच्छी खबर यह है कि देश भर में मजदूरों की घर वापसी एक्सप्रेस चल पड़ी है। यानी ट्रेन के जरिए फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। रेलवे ने इसके लिए 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पहली लिंगमपल्ली से हटिया तक, दूसरी नासिक से लखनऊ तक, तीसरी अलुआ से भुवनेश्वर तक, चौथी नासिक से भोपाल तक, 5वीं जयपुर से पटना तक और 6ठी कोटा से हटिया तक। आज मजदूर दिवस है। ऐसे में हमने ये समझने की कोशिश की है कि लॉकडाउन में जो मजदूर गांव में हैं, उनकी जिंदगी की गाड़ी कैसी चल रही है और मनरेगा से उन्हें कोई मदद मिल रही है या नहीं। आज मैंने राजस्थान से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाऊंगी कुछ देर में। इसके साथ ही आज पूरे देश के काम की खबर यह भी है कि भारत के लिए लॉकडाउन से निकलने का रास्ता क्या है। आज फिक्की ने रास्ता दिखाया है। लॉकडाउन से निकलने के लिए फिक्की का फॉर्मूला क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। आपको यह जानकारी भी देंगे कि किस तरह लॉकडाउन ने देश को 3 जोन्स में बांटा है और देश के सबसे ज्यादा जोखिम वाले जिले कौन से हैं। आज की एक अच्छी खबर भी आपको देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हो रहे संघर्ष से निकलकर आई है यह खबर। कोरोना वायरस फैलाने के मुद्दे पर चीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि चीन की लैब से वायरस फैलने के पक्के सबूत उनके पास हैं। ट्रंप इस तरह से बात कर रहे थे जैसे चीन की कोरोना फाइल उनकी टेबल पर ही रखी हो। ट्रंप WHO को चीन का प्रचारक कहते हैं। यानी अमेरिका अब चीन और WHO पर एक साथ हमले कर रहा है। इन हमलों से आप भविष्य की कूटनीतिक घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका को चीन में वायरस वाली चेन कैसे मिल गई, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो एक एक करके ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि 2 हफ्ते के लिए अगर लॉकडाउन बढ़ा है तो इन 2 हफ्तों में क्या होगा। क्या किसी को खास रियायतें मिलेंगी, क्या किसी पर कुछ अंकुश ज्यादा लगेगा। तो 3 जोन्स में तो बंटवारा है भारत के अलग अलग जिलों का और 17 मई तक का जो पूरा समय रहेगा, 3 मई से लेकर 17 मई तक का समय, उसमें MHA की गाइडलाइंस क्या कहती हैं वो गाइडलाइंस हम आपको समझाते हैं। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन्स के मुताबिक अलग अलग सबके लिए नियम हैं। रेड जोन में कंटेनमेंट इलाके भी हैं। 3 जोन्स किन आधार पर बनाए गए हैं ये गुरुवार को गृह मंत्रालय ने तय किया था। हम इनके बारे में आगे और विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आज गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया है उसे समझिए। हवाई, रेल, मेट्रो और अंतरराज्यीय सड़क परिवहन पहले की तरह हर एक जोन में प्रतिबंधित, कहीं भी नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर्स के खोलने पर भी हर एक, तीनों ही जोन में रोक। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हर एक जोन में बंद। पूरे देश में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य हर तरह का जमावड़ा नहीं हो सकेगा। धार्मिक स्थल भी कहीं भी आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेंगे। इसके अलावा कोई भी जोन हो, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों का गैर जरूरी कामों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सभी जोन्स में 65 साल के ऊपर के व्यक्ति, असाध्य रोगों से बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे स्वास्थ्य वजहों को छोड़कर घर में ही रहेंगे। अब आइए जोन के आधार पर बताते हैं कि क्या क्या गतिविधि हो सकेगी। जिन गतिविधियों पर हर एक जोन में पूर्ण प्रतिबंध हमने अभी आपको बताया, उसके अलावा ग्रीन जोन्स में सभी तरह की गतिविधियां की जा सकेंगी। वहां बसों को भी 50% क्षमता के साथ चलाया जा सकेगा। ऑरेंज जोन में भी पूर्ण प्रतिबंध वाली गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां की जा सकेंगी, लेकिन टैक्सी और कैब में ड्राइवर के साथ अधिकतम 2 यात्री। कुछ गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे में जाने की इजाजत होगी।
बात रेड जोन की करें तो कोरोना के रेड जोन के कंटेनमेंट वाले इलाकों में जहां संक्रमण फैलने का सबसे अधिक खतरा है, वहां सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों की सप्लाई को छोड़कर किसी गतिविधि की इजाजत पहले की तरह नहीं होगी। कंटेनमेंट इलाकों के बाहर रेड जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी सेवाएं और क्लिनिक्स को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। रेड जोन में कई अन्य तरह की गतिविधियां जैसे जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग, शहरी इलाकों में निर्माण की अनुमति होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल और कॉम्प्लेक्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। सिर्फ जो अलग अलग दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन दुकानें, वो खुलेंगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां जिनमें मनरेगा के काम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। सरकारी दफ्तर में सभी अफसरों और 33% कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेंगे। रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी कैब, सिटी बस और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। जो नए दिशा निर्देश हैं, जिस तरीके से बढ़ाया गया है 2 हफ्ते के लिए अभी इस पूरे लॉकडाउन को, उस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या क्या कहा है। कुछ ही देर पहले आज तक से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, आप भी सुनिए। आज देखिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जहां कोरोना के डिसीज से जो लोग प्रभावित हुए उसकी संख्या बढ़ रही है, वहां लॉकडाउन करना भी अनिवार्य है। और दूसरी ओर भारत सरकार ने बहुत से लिबरल अप्रोच में काफी बड़ी सहूलतें भी दी है। इंडस्ट्री शुरू हो रही है, नेशनल हाईवे पूरा शुरू हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हुआ है। केवल हमारे यहाँ भी जो गाँव एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले जो हमारे लेबर है जिनका संक्रमण हुआ था, उनको भी, बच्चों को, उनको सबको ले जाने की व्यवस्था हो रही है। मुझे लगता है काफी रिलैक्सेशन है और हमको ये दोनों बातों का भी पालन करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है और सरकार ने बहुत विचारपूर्वक इसको अमल किया है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, पहली हमारी प्रीलिमिनरी लड़ाई जो है वो कोरोना के साथ है और उस लड़ाई को जीतना हमारे लिए आवश्यक है। और मैं ये मानता हूं कि अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस, इसकी तुलना में हम फिर भी सेफ जोन में हैं। प्रधानमंत्री जी ने उचित समय ये निर्णय किया, इसके सेफ जोन में है। और एक तरफ हम पूरा विश्व आज आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है, सब देश लड़ रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि आर्थिक लड़ाई उसके बाद की है। फिर भी आज हमको धीरे धीरे हम लोगों की जान की रक्षा करते समय हमको उनके रोटी रोजगार को भी सोचना होगा और धीरे धीरे इन बातों को भी हमको नियमित रूप से शुरू करना होगा। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस शुरू हो गई है और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा पॉजिटिव साइंस आएंगे कंट्रोल के, हम धीरे धीरे सब बातों को ओपन करते जाएंगे और निश्चित रूप से कलेक्टर को, जिलाधिकारी को उसके अधिकार है और वो ऐसी परमिशन दे सकते हैं। मैं एनएचआई के रोड के बारे में कस्टमर में बताऊंगा, करीब 70% काम हमारे साइट पर शुरू हुए हैं। लेबर कैंप्स बने हैं और वहां हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोरोना से। तो मुझे लगता है कि ये अब रोड से जाए कि बस से जाए, कहाँ जा रहे इसके ऊपर भी निर्भर करता है और धीरे धीरे सरकार अब इसको रिजॉल्व कर रही है। तो मुझे लगता है ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत से काम शुरू है। अभी मैं नागपुर में रहता हूँ, हमारे मेट्रो के कुछ काम शुरू करने की परमिशन मिली, वो भी शुरू हो गए हैं। इंडस्ट्री भी शुरू हुई है, लोग इंडस्ट्रियल एरिया में जाना भी शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा संभाल कर हमको करना पड़ेगा और दोनों बातों के समन्वय रखकर करना पड़ेगा। हम खुद इन सब बातों का लगातार परीक्षण कर रहे हैं, जहां अड़चन आती है उसको सुलझा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी विचित्र है कि अगर हम खुला कर दें और एकदम कोरोना के रोगी बढ़ जाए, मुंबई जैसी हालत हो जाए, पुणे जैसी हो जाए, तो क्या करेंगे? तो मुंबई, पुणे और दिल्ली के अनुभव से हमको कुछ सीखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है बैंकों के कामकाज काफी ब्रांचों में शुरू हो गया है, विशेष रूप से गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेस खुल गए हैं। सब लोगों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, बाकी डिपार्टमेंट होगा, अभी रजिस्ट्री की डिपार्टमेंट है वो शुरू हो गया है। देखिए, और मैंने तो हमारे तरफ से मैंने लेबर को आह्वान किया है कि आप जाने के बजाय आपके रोजगार पर आइए। हमारे यहाँ अनेक लोगों को कहा कि आप रोजगार शुरू करिए, रोजी रोटी का सवाल है। आपके गांव में, आप गांव छोड़कर इसलिए आए कि आपको रोजी रोटी नहीं थी, तो आप गांव में जाकर रोजी रोटी कहां से मिलेगी? तो इसलिए आप काम पर ज्वाइन हो जाइए, ये भी कहा। और कुछ लोग पलटकर अब काम पर भी ज्वाइन हो रहे हैं। बीच की समस्या ऐसी थी कि वो अस्वस्थ हो गए थे, निराश हो गए थे, डर गए थे और इसलिए सबको लगा कि आप अपने घर चले जाए। पर अब वो परिस्थिति भी बदल रही है और जाने का इरादा करने वाले लोग अब काम के तरफ भी जा रहे हैं,
ये भी कहीं कहीं देखने के लिए मिल रहा है। इस बार एक चीज अलग किया गया, लॉकडाउन के एक्सटेंशन के ऐलान से पहले ही ये बता दिया गया कि मजदूर जो जाना चाहते हैं, अपने अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। उन्हें उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपने अपने राज्यों से संपर्क करना होगा और उन राज्यों को उसके बाद आगे अलग अलग तरीके से व्यवस्था करनी होगी। किसी ने कहा ट्रेन चलवानी चाहिए, कोई चूंकि ज्यादा जहां पर फासला नहीं था वहां पर लोग बसों में भी बिठाने को तैयार थे। और संख्या पर भी यह बहुत हद तक निर्भर करता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजदूरों को वापस ले जाना है। लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद जो तस्वीरें दिखी, दूसरे लॉकडाउन के ऐलान के बाद जिस तरीके से मुंबई या गुजरात में कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें दिखी, वो आज की तारीख में नियंत्रण में है, इसीलिए क्योंकि ऐलान से पहले उस इंतजाम की बात की गई। इसे उम्मीदों का सफर कहें, एक आरजू का सच हो जाना कहें, जमाने से ठहरी यात्रा के बाद अपना पड़ाव आने की बेताबी कहें या कहें एक सुकून की बात। जो भी हो, ये पहली ट्रेन है जो लॉकडाउन में चली। उन लोगों की सवारी गाड़ी बनकर जो फंसे हुए थे, रुके हुए थे, थमे हुए थे। 1 मई की अलसुबह तकरीबन 5 बजे हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से इस ट्रेन के सफर की शुरुआत हुई। ट्रेन में 1200 से अधिक यात्रियों को एंट्री मिली। ट्रेन का आखिरी स्टेशन झारखंड का हटिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक फंसे मजदूरों, छात्रों और सैलानियों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। रेलवे ने फिलहाल 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से फंसे हुए लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाने का फैसला किया है। पहली ट्रेन लिंगमपल्ली से हटिया तक है, दूसरी ट्रेन नासिक से लखनऊ, तीसरी ट्रेन अलुवा से भुवनेश्वर, चौथी ट्रेन नासिक से भोपाल, 5वीं ट्रेन जयपुर से पटना और 6ठी ट्रेन कोटा से हटिया तक के लिए है। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इन स्पेशल ट्रेनों का मतलब रूटीन ट्रेन यात्रा नहीं है। किसी स्टेशन पर सवारी उतारने या चढ़ाने के बजाय इसका सबसे पहला और आखिरी स्टेशन तय है। हर एक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग यात्रा से पहले और यात्रा पूरी होने के बाद होनी है। यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग के हर एक नियम कायदे का कड़ाई से पालन होगा। राज्यों को इसकी जिम्मेदारी लेनी है। लिंगमपल्ली से चली ये पहली ट्रेन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्लार शाह स्टेशन पर रुकी थी। वहां यात्रियों के खान पान का इंतजाम था। मजदूर जो रुके हुए थे, सरकार ने जो है उसके लिए इंतजाम किया है। क्या इंतजाम किया जा रहा है बल्लारपुर स्टेशन पर? बल्लारपुर स्टेशन पे इनके लिए खाना चढ़ाया जा रहा है हर एक कोच में। लॉकडाउन की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन का इंतजार झारखंड के हटिया में शिद्दत से हो रहा है। शुक्रवार रात 11 बजे तकरीबन 1300 किलोमीटर का सफर तय करके ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सारे उपाय किए गए हैं। तेलंगाना से माइग्रेंट लेबर्स को लेकर ट्रेन तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी है। देखिए, सैनिटाइज किया जा रहा है, बैरिकेटिंग किया गया है, बाउंड्री बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। और तमाम लोग जो है देखिए कोरोना वॉरियर्स वो भी अपने काम में जुटे हुए हैं, साफ सफाई चल रही है। जिम्मेदारी मिली है कि ट्रेन को जो है टाइमली यहाँ तक लेकर आना। उसके बाद की जो व्यवस्था है वो चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, जिला प्रशासन की तरफ से रहेगा और सैनिटाइजेशन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग अनाउंसमेंट करना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो हम लोग स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं और वो निरंतर जारी रहेगा स्टेशन से। झारखंड के हटिया स्टेशन पर 24 जिलों के यात्रियों के लिए 24 बसें भी तैयार हैं, लेकिन यात्रियों को अपने अपने घरों में कदम रखने से पहले क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसीलिए ट्रेन जब हटिया स्टेशन पहुंचेगी तो कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन हमारा भी मेन टास्क यही है कि जो लोग ट्रेन से उतरें वो सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से अपने अपने बस पर चले जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा मिक्स ना हो और किसी में कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का कोई आपाधापी ना मचे। उसके लिए बैरिकेटिंग किया जा रहा है, सर्कल्स बनाए जाएंगे, फोर्स डिप्लॉयमेंट होगी, लगातार बेल हेलर और गाड़ी द्वारा माइकिंग की जाएगी
ताकि हम लोग स्मूथली इनको अपने बसों तक पहुंचा पाएं। फंसे लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग पंजाब और केरल ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर की है। कर्नाटक, बिहार जैसे कई राज्य कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन ही प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने का जरिया हो सकता है, लेकिन और ट्रेनें चलेंगी या नहीं, इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। चंद्रपुर से विकास रजुलकर, जयपुर से शरद कुमार और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल बहुत मुश्किलें हो जाती थी। अगर कोई पड़ोसी राज्य का ही है तो वहां तो बसों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ट्रेन की आवश्यकता अगर दूरी ज्यादा हो। कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान में, जहां से जयपुर से ट्रेन निकली पटना के लिए आज, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की कि ट्रेनों के बिना मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। देखिए हमारे संवाददाता शरद कुमार की ये रिपोर्ट। नागौर से बसों के जरिए देखा जा सकता है कि यहाँ पर मजदूरों को लाया गया है। ये लोग यहाँ पर बसों से उतरकर इनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रेलवे स्टेशन पर ले जाया जाएगा और रेलवे स्टेशन से यहाँ पर 10 बजे ट्रेन खुलेगी और ट्रेन के जरिए ये लोग दानापुर पहुंचेंगे। इस तरह से जो पहला जत्था था श्रमिकों का यहाँ पर जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया है और इस तरह से पूरे रेलवे स्टेशन को एक तरह से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है कि किस तरह से कोई बाहर का मजदूर जो रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पर नहीं आ जाएं। जिस तरह की पहले घटना हुई है उस तरह की कोई घटना ना हो, इसे देखते हुए यहाँ पर चारों तरफ से रेलवे स्टेशन को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है कि जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जो 1200 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके कंफर्म किया गया है, उन्हीं को यहाँ पर इजाजत दी गई है आज ट्रेन से जाने के लिए। और इस तरह से छोटी गाड़ियों के अलावा बस के जरिए इन मजदूरों को लेके आया जा रहा है और सीधे इन्हें प्लेटफॉर्म के पास ले जाकर उतारा जाएगा। वहां पर नागौर में ही स्क्रीनिंग की जा चुकी है इन सारे मजदूरों के, इसलिए यहाँ स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है और इन्हें दानापुर भेजा जा रहा है, यानी बिहार भेजा जा रहा है। बिहार जाने वाला ये पहला जत्था है जो ट्रेन से यहाँ पर रवाना होने जा रहा है। ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन पर लग चुकी है और इस तरह से यहाँ पर जो मजदूर हैं एक ट्रेन से रवाना हो रहे हैं बिहार के लिए और ये सिलसिला आज से जो शुरू हुआ है वो चलता रहेगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो हम आपको ये भी समझाते हैं कि एक बार फिर लॉकडाउन की ओर लौटते हुए, क्योंकि मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो चुका है, जो अपने अपने इलाकों तक जाना चाहते हैं उन सबको बसों में या फिर ट्रेन के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो लॉकडाउन 3 है उसका जो प्लान है उसमें किस आधार पर कैसे तय किए गए हैं ये सारे जोन्स, ये भी जरा हम आपको समझाते हैं। इसके दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट है। असल में ये बताया गया है कि कोरोना जोन के आधार पर ही गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3 का प्लान बनाया है। ग्रीन जोन वो जिले हैं जहां कोई कोरोना का मामला नहीं है या बीते 21 दिनों में कोई केस नहीं आया है। रेड जोन जिले एक्टिव मामलों के दोगुना होने की रफ्तार, टेस्टिंग और सर्वेलांस की फीडबैक के आधार पर तय हुए। जो जिले ग्रीन जोन और रेड जोन में नहीं आएंगे उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। अभी भारत में गृह मंत्रालय के अनुसार 130 जिले रेड जोन में, 284 ऑरेंज जोन में और 319 ग्रीन जोन में है। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 14 रेड जोन है, 16 ऑरेंज जोन है और 6 ग्रीन जोन है। गुजरात में 9 रेड जोन, 19 ऑरेंज जोन और 5 ग्रीन जोन है। दिल्ली में सभी 11 जिले रेड जोन वाले हैं, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन 0 है। मध्य प्रदेश में रेड जोन 9, ऑरेंज जोन 19 और ग्रीन जोन 24 है। राजस्थान में रेड जोन 8, ऑरेंज जोन 19 और ग्रीन जोन 6 है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेड जोन्स हैं, 19 जिले, 36 ऑरेंज जोन और 20 ग्रीन जोन वाले जिले हैं। आज तारीख है 1 मई। 1 मई लेबर दिवस यानी मजदूरों का दिवस। अब एक इत्तेफाक भी देखिए कि आज ही के दिन जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे, वो बड़ी तादाद में अपने अपने घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। दरअसल ये प्रतीकात्मक तौर पर जो इसे मनाया जाता है, ये मजदूरों के संघर्ष में अमेरिका के शिकागो शहर से उनके संघर्ष के साथ जुड़ता है
और आज की तारीख में समूची दुनिया में इसका बहुत महत्व हो जाता है। तो आज के दिन मैं राजस्थान के कोटपुतली पहुंची, वहां पर गांवों का जायजा लिया, क्योंकि वहां पर मनरेगा को लेकर जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, जिस तरीके से जो लोग बाकी दूसरे काम करने नहीं जा सकते हैं या लौट आए हैं अपने गांव में या आसपास की फैक्ट्रियों में करते थे, वो सब आज की तारीख में मनरेगा के जरिए पैसे कमा रहे हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है कि राजस्थान में पिछले 10 दिनों में 10 गुना मनरेगा के कामकाज बढ़ गए हैं। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। लॉकडाउन में जब हर कोई अपने अपने सुरक्षित ठिकानों में बैठा हुआ है, ये ऊंट धीरे धीरे चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मजदूरों की संघर्ष से भरी हुई जिंदगी चल रही है। भारत में इस बार मजदूर दिवस ऐसे समय पर आया है जब पूरे देश के फोकस में मजदूर ही हैं। कोरोना के इस अभूतपूर्व संकट में बहुत सारे मजदूर शहरों की अर्थव्यवस्था से गांवों की अर्थव्यवस्था में लौटे हैं। अब वो अपने गांव की इकॉनमी में लग गए हैं। वहां संसाधन सीमित हैं और ऐसे में उनका सहारा है मनरेगा। मजदूर दिवस पर मजदूरों की छुट्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद कई मजदूर हमें ऐसे मिले जिन्होंने अपने अनुभव और अपने हालात के बारे में हमें बताया। केंद्र ने मनरेगा में जो 20 रुपए बढ़ाए थे, उसे जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। कोटपुतली के पनियाला गांव में ये वो महिलाएं हैं जो मनरेगा के तहत काम कर रही हैं। आप लोगों को किस तरह का काम करना पड़ रहा है? हमको अच्छे से काम मिल रहा है और हमारे यहाँ की सरपंच है, सेक्रेटरी हैं, अच्छे से काम करवा रहे हैं और हर सुविधा हमको मिल रही है। पैसे कितने मिल रहे हैं अभी? पैसे अब तो 202 रुपए। पहले कितना मिल रहा है? पहले 199। आप लोगों को लगातार मिल रहा है काम? हाँ, मिल रहा है, लगातार काम मिल रहा है। और जो पैसे हैं वो बढ़े हुए हैं? बढ़ गए। कितने? 220 रुपए आपको मिल रहे हैं। लॉकडाउन के समय आप लोग चूंकि बाहर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर कामकाज ठीक से हो पा रहा है? हाँ, बिल्कुल खुल गए। वैसे भी आप लोग यही या क्या कुछ और काम करते हैं? नहीं, यही कर रहे हैं। मजदूरों के लिए इस दौर में जिंदगी की गाड़ी चलाना आसान नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लॉकडाउन का जितना असर मजदूरों पर पड़ा है, शायद उतना समाज के किसी वर्ग पर नहीं पड़ा। मजदूरों को अब मनरेगा का सहारा मिला है, तो उनके हिस्से थोड़ी राहत भी आ रही है। अप्रैल के महीने में कहा जाता है कि बढ़ती है लोगों की संख्या जो आते हैं नरेगा पे काम करने। हाँ, अप्रैल में हर साल बढ़ती है। वैसे अभी लॉकडाउन था, इस वजह से लोग घरों में बैठे थे और कुछ एक जो मजदूर बाहर थे प्रवासी, वो भी आ गए, तो इस संख्या और बढ़ेगी अभी लेबर की लगातार। राजस्थान में मनरेगा का आंकड़ा 62,000 से सीधे 11 लाख तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक तरह की संजीवनी बूटी है ये नरेगा जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। आज से 9 दिन पहले पूरे राजस्थान भर में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा के माध्यम से रोजगार पा रहे थे, और जब से लॉकडाउन का सेकंड फेज चालू हुआ और गांव में नरेगा के कामों को हमने अलाउ किया और हमने रोजाना मॉनिटर कर कर इसकी डिमांड को बढ़ाया है, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 11 लाख लोग ऐसे हैं जो नरेगा में काम ले रहे हैं। नरेगा का जो भुगतान है वो भी 220 रुपये प्रतिदिन हो गया है, और हमने ये कहा कि जो लगभग 80% जो काम हो रहा है वो लोग अपने निजी खेतों में, निजी मकानों में काम कर रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, उनका खुद का घर का निर्माण वो करें और उनका पेमेंट उनको मिले। सिर्फ 10 दिन में 62,000 से 11 लाख के आंकड़े तक पहुंचना अपने आप में हैरान कर देने वाला है। अप्रैल के महीने में अक्सर यह आंकड़ा बढ़ता है, लेकिन इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ। ये मजदूर गर्मी को देखते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम कर रहे हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान में मनरेगा के जो बेनिफिशियरी हैं उनकी संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, और इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन। क्योंकि जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर बाहर से लौट कर आ गए हैं, उन्हें बाहर मजदूरी नहीं मिलेगी, उन सबको अगर काम चाहिए तो मनरेगा के तहत मिल रहा है। अव्वल तो ये कि केंद्र की तरफ से जो बढ़ोतरी की गई है वो लोगों को अतिरिक्त राशि के तौर पर मिल रही है, और साथ ही काम का ये आश्वासन भी जो लॉकडाउन के समय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कोटपुतली, राजस्थान आज तक। तो किस तरीके से संख्या बढ़ी है उन लोगों की जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, और इससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने जो भत्ता है, जो कि वेज दिया जाता है
सभी मजदूरों को मनरेगा में काम करने के लिए उसे भी बढ़ा दिया था। औसतन 20 रुपए की बढ़त प्रतिदिन की गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो कुल मिलाकर थोड़ी राहत दे सकती हैं उस एक तबके को। चूंकि लॉकडाउन का जो प्रहार है वो तो सब महसूस कर रहे हैं इस समय, लेकिन ये मजदूर दिवस का इतिहास भी थोड़ा हम आपको बताते हैं। 1886 की बात है जब अमेरिका के शिकागो में मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी, कुछ मजदूरों की मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद प्रदर्शन बढ़ता चला गया और तभी से 1 मई को उन मारे गए मजदूरों की याद में मजदूर दिवस पूरी विश्व में मनाया जाता है। एक बात होती है सांकेतिक और एक बात होती है उन मजदूरों का जो संघर्ष है। दरअसल जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, सबसे पहली पीड़ा जो सबके मन में उठी थी वो ये कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो किस तरीके से कमा पाएंगे, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और आज की परिस्थिति में जब ये देखते हैं कि जो मजदूर हैं वो अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं कि करके या तो बसों में या फिर ट्रेनों में, तो राहत भी महसूस होती है। हालांकि भारत को अभी बहुत लंबा सफर आगे तय करना अभी बाकी है। और आपको यहाँ पर हम लॉकडाउन के हिसाब से भी थोड़ा सा समझाते हैं कि आपके मन में भी ये द्वंद्व चल रहा होगा कि ओहो 2 हफ्ते और, लेकिन ये जरूरी क्यों है, ये जरा बाकी देशों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सिर्फ हम 1 महीने की ही तुलना के आपको आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से भारत में लॉकडाउन के 1 महीने में आंकड़े जो हमारे सामने हैं वो क्या कहते हैं और बाकी देशों में क्या। भारत में लॉकडाउन के 1 महीने में कोरोना के 22,000 केस आए, चीन में 75,000 और इटली में 1,26,000 नए मामले सामने आए थे। भारत में लॉकडाउन के पहले 30 दिनों में कोरोना संक्रमितों के कुल मामले 35 गुना बढ़े, चीन में 92 गुना और इटली में 15 गुना बढ़े थे। भारत में कोरोना वायरस से रोजाना औसतन 23 लोगों की जान गई, चीन में 77 लोगों की और इटली में औसतन 555 लोगों की मृत्यु हुई। और अब जरा हम अमेरिका और चीन की बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना से लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ इन दोनों देशों के बीच बातों की लड़ाई चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जब से मौका मिला है शुरुआत से कभी उसे चीनी वायरस कहते रहे, कभी उन्होंने खुलकर चीन पर उंगली उठाई और कहा कि लैब से निकला है और हम तफ्तीश करना चाहते हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें दोहराई हैं और यहां तक कि उनकी बातों से यह एहसास सा होने लगा कि शायद उनके पास वो सारे दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी बता तो नहीं सकता हूं, लेकिन सारी बातें उस ओर इशारा करती हैं कि ये वुहान की एक लेबोरेटरी से बना हुआ वायरस है। ट्रंप ने कहा कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि चीन की वजह से ही दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला। इस वायरस का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कनेक्शन है, कोरोना इसी लैब में तैयार किया गया, इसका सबूत है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी इजाजत नहीं है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से वायरस के वुहान लिंक को लेकर सवाल किया गया था और इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। ट्रंप ये भी कह रहे थे कि चीन पर नए टैरिफ लगाएंगे। जाहिर है कोरोना वायरस में संक्रमण का आर्थिक पहलू भी है। ट्रंप ये चाहेंगे कि इस वायरस की वजह से जो कीमत उन्होंने चुकाई है वो चीन से ही वसूली जाए। वायरस का क्या ट्रंप के टेबल पर चीन की कोरोना फाइल पहुंच चुकी है? कम से कम ट्रंप की बातों से तो ऐसा ही लगता है। ट्रंप पूरी शिद्दत से कोरोना के विलन को ढूंढ रहे थे और अब हर गुजरते दिन के साथ वो इस बात की पुष्टि करते जा रहे हैं कि चीन की लैब से ही ये वायरस फैला। ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि क्या उन्हें ऐसा कुछ मिला है
जिससे वो पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि ये वायरस वुहान की लैब से पैदा हुआ। इसके जवाब में ट्रंप ने पुष्टि तो की, लेकिन पूरी जानकारी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि चीन ने तो ये सब उन्हें अमेरिका की सत्ता से हटाने के लिए किया है। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. Do you think that withholding information about the virus is related to them trying to undermine your re-election? No, I don't want to put any cast any dispersions. I just will tell you that China would like to see sleepy Joe Biden. They would take this country for a ride like you've never seen before. कुछ दिन पहले अमेरिकी मीडिया ने कुछ डिप्लोमेटिक केबल्स यानी सीक्रेट दस्तावेजों की जांच के बाद ये दावा किया था कि वुहान में मौजूद एक वायरोलॉजी लैब का कोरोना वायरस से गहरा कनेक्शन हो सकता है। दस्तावेजों में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी। 2018 में अमेरिका के साइंस डिप्लोमेट्स ने वुहान वायरोलॉजी लैब का दौरा किया था। अमेरिकी कूटनीतिज्ञों ने वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की लैब की ढीली सुरक्षा व्यवस्था को रिपोर्ट किया था और ये भी कहा था कि इस लैब में चमगादड़ों पर हो रहा रिसर्च खतरनाक साबित हो सकता है। फिर 2019 के आखिर में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ और अब 2020 में अमेरिका के यही दस्तावेज कोरोना वायरस के फैलने पर हो रही जांच का एक बड़ा हिस्सा हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये अंदाजा है कि ये वायरस किसी चमगादड़ से लैब के कर्मचारी में आ गया और फिर उस कर्मचारी के जरिए ये पूरे वुहान में फैलता चला गया। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने पूरी सावधानी बरते बिना चमगादड़ों में रहने वाले वायरस पर रिसर्च किया और इसी का नतीजा है कि कोरोना लैब के कर्मचारी से वुहान की जनता में ट्रांसफर हो गया। अमेरिकी दस्तावेज में एक नाम शी जेंगली का भी, जो चीन की वायरोलॉजिस्ट हैं और जिसे बैट वुमन कहा जाता है क्योंकि उसने चमगादड़ों पर गहरा रिसर्च और फील्ड वर्क किया है। दस्तावेजों के मुताबिक इस वैज्ञानिक ने पूरी सावधानी बरते बिना काम किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शी जेंगली की टीम ने पहली बार फरवरी में दुनिया को यह बताया था कि ये महामारी चमगादड़ से निकले कोरोना वायरस की वजह से फैल चुकी है। ये सारी रिपोर्ट ट्रंप के टेबल तक पहुंच चुकी है और उनका निशाना शी जिनपिंग है। And then why did China allow planes to fly out, but not into China, but they allow planes to come out? And planes are coming out of Wuhan, and they're coming out, they're going all over the world. They're going to Italy, very, very big time to Italy, but they're going all over the world, but they're not going into China. What was that all about? So we had you'll hear, we're coming up with a very distinct recommendation, but we're not happy with it. We're not happy with it. हालांकि इन बातों में एक विरोधाभास भी है। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ट्रंप की राय से बिल्कुल उल्टी राय एक दिन पहले ही दी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस मानव निर्मित नहीं है, वायरस के जीन के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। ट्रंप और उनके सिस्टम को पहले आपस में तय कर लेना चाहिए कि क्या बोलना है और क्या नहीं। यहाँ कई ऐसी बातें हैं जो चीन के प्रति शक पैदा करती है। कोरोना वायरस के बारे में उसने दुनिया को सूचना देने में देर क्यों की? सब कुछ पता होने के बाद भी चीन से दूसरे देशों तक फ्लाइट्स क्यों चलती रही? चीन ने अपने 94% कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक कैसे कर लिया? चीन ने कोरोना वायरस पर हो रहे रिसर्च को सेंसर क्यों किया? अगर सब कुछ पाक साफ है तो फिर सूचनाएं बाहर आने में दिक्कत क्या है? मौत के आंकड़े को अचानक ठीक क्यों किया गया? मौत के आंकड़े अचानक 40% क्यों बढ़ाए गए? ताइवान ने कोरोना के इंसानों में ट्रांसफर होने की चेतावनी ईमेल के जरिए दी थी। चीन ने उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया और सुरक्षा परिषद की कार्रवाई को रोकने की कोशिश क्यों की? ट्रंप ने यह भी कहा कि WHO चीन के PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरह काम कर रहा है। Coming in and I'm getting pieces already and we're not happy about it and we are by far the largest contributor to WHO, World Health, and they misled us. I don't know. They must have known more than they knew because they came after what other people knew that weren't even involved. We knew things that they didn't know, and either they didn't know or they didn't tell us, or right now they're literally a pipe organ for China. कोरोना के मामलों को देखें तो चीन दुनिया के 10 सबसे संक्रमित देशों की लिस्ट से बाहर हो चुका है। वहां कोरोना वायरस के कुल केस 82,000 के पार हैं, जबकि पूरे देश में मौतों का आंकड़ा 4,633 है।
हैरानी की बात यह है कि चीन में 10 मार्च को 22 मौतें हुई थी। इसके बाद से लेकर अब तक लगातार चीन ने कभी भी 20 से ज्यादा मौतों की पुष्टि नहीं की। इसके बाद सारे आंकड़े जैसे रुक से गए और कई दिन तो ऐसे थे जब चीन में कोई मौत नहीं हुई। फिर अचानक 17 अप्रैल को चीन ने 1290 मौतों की घोषणा की और इसके बाद फिर से आंकड़े एकदम रुक गए। हैरानी की बात यह भी है कि चीन में अब तक 82,874 केस आए हैं और इनमें से 77,682 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी 94% लोग ठीक हो गए। ये बात भी शक पैदा करती है। कुल मिलाकर ट्रंप के आरोपों वाली जुबानी मिसाइल्स का निशाना चीन पर है। आगे आने वाले समय में अमेरिका की अगुवाई में तमाम देश चीन को दबाव में लेंगे और अमेरिका तो आर्थिक सैंक्शन लगाने का मूड बना ही चुका है। आज तक ब्यूरो। ये वायरस कहां से फैला उसे लेकर चीन और अमेरिका के बीच रस्साकशी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दरअसल शुरुआत में ये थ्योरी आई थी कि चीन के वेट मार्केट से निकला ये वायरस वुहान के उस मार्केट से जहां पर चमगादड़ को बेचा जाता था और उसका सेवन के लिहाज से बेचा जाता था। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया को इस बात पर यकीन होने लगा कि कहीं ये वुहान के एक लेबोरेटरी से निकला हुआ तो नहीं है। क्या क्या आरोप प्रत्यारोप रहे हैं सुनिए जरा। चीन ने वेट मार्केट से वायरस फैलने का दावा किया, अमेरिका ने लैब से वायरस लीक होने का दावा किया। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिकी मिलिट्री ने चीन तक इस वायरस को पहुंचाया, चूंकि गेम्स के लिए पहुंचे थे उससे पहले। ट्रंप ने इस आरोप को खारिज किया। अमेरिका ने लैब से वायरस लीक होने की थ्योरी को पुख्ता करने के लिए 2018 के दस्तावेजों का दावा किया। चीन ने इस थ्योरी को खारिज किया तो अब ट्रंप ने चीन के खिलाफ सबूत होने का दावा किया है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक ही दिन पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कोरोना वायरस को किसी इंसान ने नहीं बनाया, इस वायरस के जीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी ट्रंप और उनकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी एक दूसरे से सहमत नजर नहीं आती।